आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खबरों से खबरदार। हर रोज आपको हम बिहार के सियासत से जुड़े खबरें आपको बताते हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है और बिहार में खास करके अहम मुद्दाएं क्या है। तो सबसे बड़ी जो खबर है वो जनता दल से निकल कर आई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब जदयू में कौन नया चेहरा होगा, कौन नया नेता होगा। तो नए नेता के रूप में जदयू को मिल गया है और अब मनीष वर्मा ने पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बिहार की ही बात करें, राजनीति की, तो चिराग पासवान से जुड़ी खबरें हैं। चिराग पासवान ने अब चाचा को पूरी तरीके से जो है राजनीतिक रूप से साइड कर दिया है, या कहें कि अब पूरी तरीके से रसातल में भेज दिया है। इसके अलावा पूर्णिया से खबरें हैं, जहां रुपौली उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। एक तरफ राजद के बीमा भारती हैं तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कलाधर मंडल। और फिर बिहार में जिस तरीके से बिहार में दरोगा बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, अब रिजल्ट आ गया है। 1275 अभ्यर्थी इसमें कामयाब हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी और वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले जनता दल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू में कौन होगा, लगातार सवाल तैर रहे थे। क्या अब जदयू को नया नेता मिल गया है? नहीं, जदयू में नेताओं की कमी तो है नहीं। जदयू में तो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं खुद, और इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, तो नेताओं की कमी वहाँ नहीं है। हाँ, ये है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं की ज़रूर कमी है, और नीतीश कुमार जल्दी भरोसा नहीं करते, और उनका भरोसा जिस पर करते हैं तो भरोसा टूटता भी बहुत जल्दी है। एक समय ऐसे ही आरसीपी सिंह को तलहत्थी पे बिठा के पार्टी में लाया गया था। वो भी नौकरशाह थे। हाँ, वो भी नौकरशाह थे और उनके बहुत करीबी और प्रिय नौकरशाह रहे। उसके बाद फिर रिटायर किया उन्होंने भी वीआरएस लिया था, और उसके बाद फिर उनको राज्यसभा भेजा गया, राजनीति में लाया गया। फिर वो केंद्र में मंत्री बने, पार्टी के अध्यक्ष भी बने, सब कुछ हुआ, मगर बड़े बेआबरू होकर कूचे से जाना पड़ा उनको। उसके पहले आप याद कीजिए कि प्रशांत किशोर को भी लाया गया था बहुत तामझाम के साथ, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया राष्ट्रीय गया। उपाध्यक्ष सीधे उनको बनाया गया था। वो पहला एक तरह से राजनीतिक दल में उनका प्रवेश वो था। और नीतीश कुमार ने ही जो रास्ता दिखाया, उसी पर आज वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रशांत किशोर। तो वो भी बहुत जल्दी दोनों का मन अलग हो गया, और प्रशांत किशोर उनके घर से निकल गए। दोनों एक ही घर में एक ही साथ रहते थे लंबे समय तक। उसके भी पहले अगर जाइए तो एनके सिंह एक पूर्व नौकरशाह थे, वो भी नीतीश कुमार के एक समय में बहुत करीबी थे। उनको भी राज्यसभा में भेजा गया, पार्टी में पदाधिकारी भी बनाया गया था, मगर वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं नीतीश कुमार की नज़रों में टिके रह सके, और फिर पार्टी भी छोड़ दिए, अलग हो गए, फिर भाजपा के साथ चले गए। तो ये एक लंबा सिलसिला है। और देखिए, संजय झा को उन्होंने अभी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हालांकि पहले चर्चा हो रही थी मनीष वर्मा के नाम की ही कि उनको बनाया जाएगा, मगर संजय झा को बना दिया गया। संजय झा भी बिहार में रहते हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको एक तरह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, और वो संगठन विस्तार का काम उनको सौंपा गया है कि दूसरे प्रदेशों में संगठन बनाएंगे, और इस उनका केंद्र बनाया गया है दिल्ली। मगर वहीं वो त्यागी जी हैं, पुराने नेता केसी त्यागी, जदयू के जो महासचिव भी थे, अभी तो शायद कुछ सलाहकार या क्या हैं, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, मगर उनको जिम्मेवारी नहीं दी गई, और बिहार से ले जाकर दिल्ली में बैठा करके संजय झा को ये जिम्मेवारी दी गई। तो स्पष्ट है कि केसी त्यागी पर नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है। तो मनीष कुमार को अब लाया गया है, ठीक है, मनीष कुमार नौकरशाह रहे हैं, और मगर एक नौकरशाह के रूप में उनका कोई बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा हो, ये हमको याद नहीं आता कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा मॉडल बनाया हो जिसके चलते उनका नाम हुआ हो, वो चर्चा में रहे हों। तो वो ऐसा कोई हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो उनको उन्होंने भरोसा किया, और आज सदस्यता उनको दिला दी गई संजय झा के द्वारा। अब वो पार्टी में विधिवत शामिल हो गए। अभी तक वो मुख्यमंत्री के परामर्शी थे, आपदा प्रबंधन में भी वो मेंबर हैं।
तो ये सब जिम्मेवारियां हैं, उनके गृह जिले के हैं, उनके रिश्तेदार भी कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि रिश्तेदार भी हैं दूर के। तो अब कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर पार्टी ने उन पर उम्मीद जता करके उनको सदस्य बनाया है, शामिल किया है। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेवारी देंगे। और ये भी कहा जा रहा है पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह ये चर्चा है कि वो नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मनीष वर्मा शामिल होते हुए बोले ही हैं कि पहले हम नीतीश कुमार के दिल में थे, अब दल में आ गए, इसका मतलब ये उत्तराधिकारी बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है ये बात। तो अब देखिए वो कितने दिन चल पाती है ये दोस्ती। उम्मीद करेंगे हम कि दोस्ती लंबी चले, और नीतीश कुमार ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ उनको लाया है पार्टी में, वो भरोसा कायम रहे और मनीष वर्मा भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और पार्टी को आगे ले जाएं, यही कामना की जा सकती है उनके लिए। बिल्कुल पार्टी को आगे ले जाएं, लेकिन इसमें एक और सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का क्या होगा। लगातार चर्चाएं होता है, खास करके चर्चाएं इस बात की है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। सवाल ये बहुत दिनों से है, लगातार विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं, अंदर खाने जदयू में भी सवाल है, क्या मनीष वर्मा वो शख्स हैं जो जदयू को नीतीश कुमार के बाद सेकंड जनरेशन के रूप में पार्टी को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं? देखिए, मनीष वर्मा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और नीतीश कुमार की पार्टी में जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो 2-3 नेता हैं। एक तो विजय चौधरी हैं, एक अशोक चौधरी हैं, ललन सिंह भी हैं। ये कुछ राजनेता हैं जिनका कुछ जनाधार है, और नीतीश कुमार कभी भी किसी जनाधार वाले नेता को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी अपना उत्तराधिकारी वो बना नहीं सकते। तो उनकी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को वो ले आते हैं। पिछले बार भी आरसीपी सिंह को लाया था। एक तो अपनी जाति का सवाल है और एक अपना उनके गांव, उनके ज़िले का, माने ये भी मनीष वर्मा भी नालंदा के हैं। ये उनके बहुत पुराने सहयोगी हैं, उनके साथ रहे हैं। पटना में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हुआ करते थे और आपदा प्रबंधन विभाग में भी रहे हैं। तो मनीष वर्मा एक बहुत काबिल आईएएस ऑफिसर हों ऐसा तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं ये ज़रूर है। और नीतीश कुमार अपने ऐसे ही एक करीबी विश्वस्त व्यक्ति को पार्टी का जिम्मा सौंपना चाहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई भी कद्दावर नेता, जो ललन सिंह माने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और साल भर में ही होने लगा कि ललन सिंह को हटाओ, ललन सिंह को हटाओ, और आखिरकार ललन सिंह को हटाया गया। तो राजनीतिक लोगों को वो नहीं रख सकते। तो आईएएस और आईपीएस जो भी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको वो लेके आते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर समझने की कि नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, केंद्र में मंत्री बनना था तो ललन सिंह को बना दिया। तो ऐसे अब उनकी जाति के वोटर्स जो हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो सवाल खड़ा करने लगे थे कि वोट हमारा और ताजपोशी किसी और का। हाँ, माने वोट तो उनकी जाति के लोगों ने, कोयरी कुर्मी कुशवाहा, ये इन लोगों ने दिया। तो और सभी अगड़ी जाति के लोगों को ऊंचे पद पर माने दे दिया गया। तो अब इस गैप को भरने के लिए और लोगों को शांत करने के लिए मनीष वर्मा एक अच्छे वो दिख रहे हैं, जिनको नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप के पार्टी में कुछ बड़ी जगह देकर और लोगों को शांत करेंगे कि मैंने अपनी जाति के एक व्यक्ति को पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दी है। आपको क्या लगता है, मनीष वर्मा जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं? नीतीश कुमार के बाद जदयू का क्या हो सकता है? नीतीश कुमार माने ये ईश्वर से तो कामना यही की जाए कि नीतीश कुमार की दीर्घायु हों और लंबे समय तक रहें, और बिहार की सेवा उन्होंने खूब की है, तो आगे भी वो रहें ये। लेकिन नीतीश कुमार के बिना जदयू की कल्पना करना वो नहीं है, माने वो नहीं हो रह सकती है, पार्टी टिक ही नहीं पाएगी। उनमें पॉलिटिकल लोग बहुत कम हैं, वो ज़्यादातर ठेकेदारों की और ये इस तरह के जो धंधा करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोग जो सरकार के साथ जुड़कर कुछ कुछ अपना वो कर लेते हैं, वैसे ही लोग हैं। पॉलिटिकल लोग बहुत कम हैं। एक दो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अब जैसे विजेंद्र यादव जो हैं, तो अब वो भी रिटायरमेंट की ओर हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों की कमी है उस पार्टी में, तो वो पार्टी नीतीश कुमार के बिना रह पाएगी, ये नहीं लगता है कि चाहे मनीष वर्मा हो चाहे कोई हो, नहीं रख पाएंगे उसको। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के बाद जदयू की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अब बात है पशुपति पारस
यानी कि जिस तरीके से लोजपा में टूट हुई थी, अब उसको लेकर सहमात की इस राजनीतिक खेल में भतीजा अब बहुत आगे निकल गए हैं, तो दूसरी तरफ चाचा बहुत पीछे रह गए। और पटना का जो लोजपा का कार्यालय था, अब उसको भतीजे चिराग पासवान ने छीन लिया है। बजाबते इसके लिए केंद्रीय पूल से उसका लेटर भी जारी हो गया है। तो पशुपति पारस का हाल क्या कहिएगा, बहुत न घर का न घाट का। हाँ, उनके दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक समय था जब वो केंद्रीय मंत्री बन गए, रामविलास जी की जगह पर उनको मंत्री बनाया गया, पार्टी को तोड़ करके 4 सांसदों को अपने साथ लेकर के अलग हुए थे। मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे चिराग पासवान अपना कद बढ़ाते गए और वो अपने चाचा से भी आगे बढ़ गए, और चाचा उस राजनीतिक दौड़ में पिछड़ते चले गए। उत्तराधिकार की लड़ाई में, पार्टी को एक रखने की लड़ाई में वो हार गए, और अंततः वो कार्यालय भी हार गए। जिस कार्यालय पर जब पार्टी विभाजित हुई थी तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनके लोगों ने कार्यालय में घुस करके कब्जा कर लिया था। चिराग पासवान उस समय चुप रहे क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, मगर अब उन्होंने वैधानिक तरीके से बिहार सरकार से अनुरोध किया कि वो कार्यालय उन्हें दिया जाए, और उनको टिकट भी नहीं मिला, चुनाव भी नहीं लड़े पारस जी, तो अब उनका वैसे भी हक नहीं बनता क्योंकि उनकी तो पार्टी ही एक तरह से समाप्त है, सिर्फ कागजों में बची हुई है। तो ये तो मिलना ही था, उनको जाना ही था। देर सवेर चिराग पासवान के पास ही वो कार्यालय जाना था। उस कार्यालय से रामविलास पासवान जी ने राजनीति के शिखर को छुआ था। हाँ। तो इसलिए चिराग पासवान के लिए वो भावनात्मक मुद्दा भी है, उनके दिल का मामला भी है। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो कार्यालय मिल जाए, और बिहार सरकार ने उसमें कानूनी रूप से उनको दे दिया। उनको आज पत्र मिल गया है, अब वो उसमें किसी दिन प्रवेश करेंगे और फिर वहाँ से। सवाल है, भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी पशुपति पारस से मुंह मोड़ लिया है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, चर्चा तो यही थी कि चिराग पासवान से उनको अलग करने में जदयू के नेताओं की भूमिका थी, और खास करके उसमें नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा था, क्योंकि उस समय ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान ने जदयू नेताओं के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े करके उनको हराने का काम किया। तो वो बदला लेने के लिए उन्होंने पार्टी को तुड़वाया, और पार्टी जब टूट गई, चिराग पासवान से अलग हो गए पशुपति पारस, तो फिर उनको तब तक वो भाजपा में आ गए, और फिर भाजपा से उनको मंत्री भी बनवा दिया केंद्र सरकार में। तो ये खेल हो गया। मगर जैसे उनके दिन बिगड़ते गए, वो राजनीति में हाशिए पर जाते रहे, तो उसमें कोई मदद नहीं की, न भाजपा ने उनकी कोई मदद की, न नीतीश कुमार ने उनकी कोई मदद की। उनके सांसद भी उनका साथ छोड़ करके चले गए। तो अभी वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मगर राजनीति में अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हो सकता है कि फिर उनको कोई नया अवसर मिले, कोई नया असाइनमेंट कुछ मिल जाए उनको, तो फिर से वो ये हो जाएंगे। मगर अब वो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। जिस समय चिराग पासवान उनसे अनुनय विनय कर रहे थे कि आप साथ रहिए, पार्टी मत तोड़िए, जो चाहते हैं हम आपकी बात मानेंगे, मगर वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो अब उनको एहसास हो रहा होगा, मगर अब तो सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। अब एहसास हो करके सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ बचा नहीं है उनके पास। बिल्कुल, तो अब पशुपति पारस को पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आपको क्या लगता है, भतीजे ने चाचा को बहुत पीछे छोड़ दिया, और राजनीति के सहमात के खेल में एनडीए में रहते हुए पशुपति पारस के साथ ऐसा सुलूक आखिर क्या मतलब क्या है? देखिए, ये राजनीति कौन कौन रंग दिखाती है और क्या क्या दिन दिखाती है, ये सब इससे स्पष्ट हो रहा है। चिराग पासवान एक एक करके चुन चुन के अपने चाचा से बदला ले रहे हैं। बिल्कुल, माने एक एक करके बदला ले रहे हैं। पहले वो हाजीपुर सीट के लिए वो लड़े कि हाजीपुर से मैं ही अपने पिता का, रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी हूँ, और उस पर वो जीते। बेटिकट हुए पशुपति पारस की पूरी पार्टी खत्म हुई। एक दफ्तर, माने इसी सरकार ने चिराग पासवान को वहाँ से खदेड़ा था, और इसी सरकार, यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय, और जबरन माने उनसे वो खाली करा के और पशुपति पारस ने उस पर कब्जा किया था।
आज इसी सरकार ने बजाबते उनको पत्र देकर ये कहा कि ये आपका है। तो चिराग पासवान अपने चाचा से एक एक करके बदला जो ले रहे हैं उसको चुका रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैंने कामयाबी हासिल की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चाचा भतीजे की नई केमिस्ट्री अब बिहार में देखने को मिल रही है। अभी एक दिन पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर पर गए थे, उनसे मुलाकात की थी, उनका हालचाल पूछा था और जो ज़रूरी बातें हुई होंगी वो किया था। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले कहा था कि बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर वो आगे बढ़ेंगे और ये इस बारे में उनकी नीतीश कुमार से मिलकर वो कुछ करना चाहते हैं। और उन्होंने अपने पिता के इस पे जयंती के मौके पर भी ये बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार फर्स्ट, बिहार अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में करना है। तो ये चाचा भतीजे की नई केमिस्ट्री इस समय देखने को मिल रही है। दोनों मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। नए चाचा के साथ अपने चाचा को सेट कर तो एक चाचा जो उधर एक भतीजा जो उधर आस लगाए बैठा है कि किस दिन चाचा पलटी मारे और मेरी ताजपोशी हो जाए, तो ये दूसरा भतीजा अब खड़ा हो गया है जो चाचा को उधर जाने नहीं दे रहा है। और अब ये चाचा भतीजे की नई केमिस्ट्री बन गई है। पशुपति पारस तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जरूर कोई भरोसा दिया होगा कि भाई आप इस समय साथ में रहिए, बाद में आपको देखेंगे, आपके लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म हो गए, मंत्रालय बन गया, राज्यसभा की 2 सीटें हैं, एक सीट पर चर्चा तो यही है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा तो घोषित हो गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जदयू का एक कोटा है, चूँकि वो विवेक ठाकुर और निशा भारती वाली सीट 2 खाली है, तो जदयू हो सकता है कि मनीष वर्मा को भेज दे। तो अब राज्यसभा की सीट भी नहीं है कि मैंने पशुपति पारस को भेजा जाए। तो पशुपति पारस के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है, उम्र भी उनकी हो चली है, उनके पास कोई मजबूत पार्टी भी नहीं है, तो राजनीतिक अवसान की तरफ वो बढ़ गए हैं। चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया और वो अपनी धमक दिखा रहे हैं और अपने चाचा को उन्होंने बता दिया कि राजनीति रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी होने का रामविलास पासवान का राजनीतिक गुरु जो उनके पास है पूरी तरीके से उन्हीं पर उनसे जो सीखा है वो करके अब दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उनसे जो सीखा है वो करके दिखा रहे हैं। अब कल रुपौली के जो उपचुनाव होने हैं, कल मतदान होना, एक तरफ बीमा भारती है तो दूसरी तरफ जदयू के कलाधर मंडल। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो पप्पू यादव को लेकर है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की जीत हुई थी और बीमा भारती करारी रूप से हार गई थी, 3 नंबर पर पहुंच गई थी, क्या उपचुनाव में रुपौली में क्या जनता इस बार बीमा भारती पर विश्वास कर पाएगी? देखिए, जो उपचुनाव होते हैं वो आम तौर पर ये माना जाता है कि वो विपक्षी दल के लिए है, सीट वो होती है, क्योंकि वो सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार को झटका देने के लिए जनता जो है सो वहाँ आमतौर पर विपक्ष को जिताती है और उसके उम्मीदवार को वोट देती है। तो रुपौली में भी ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि बीमा भारती की स्थिति वहाँ मजबूत लग रही है। और जो जदयू के उम्मीदवार हैं मंडल जी, हालांकि दोनों एक ही जाति के हैं, बीमा भारती और कलाधर मंडल, मगर उनकी स्थिति मंडल जी की कमज़ोर दिख रही है। और जो निर्दलीय एक हैं शंकर सिंह, वो भी मुकाबले में हैं, तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता नज़र आ रहा है, मगर उसमें अभी आगे चल रही हैं बीमा भारती। और उसके पीछे वजह ये है, उनके आगे होने के पीछे, कि पप्पू यादव ने 2 दिन पहले उनको समर्थन दे दिया है और बजाबता तेजस्वी के सामने मंच से उन्होंने, बीमा भारती ने पप्पू यादव का आभार भी जताया। मगर जब तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा पप्पू यादव के बारे में सवाल, तो तेजस्वी यादव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं समाप्त हो गई। तो इससे ये लगता है कि उनकी नाराज़गी अभी है पप्पू यादव के खिलाफ। पप्पू यादव ने जो चोट दी है वो, उस चोट से अभी भी तेजस्वी यादव उभरे नहीं हैं। मगर ये ज़रूर है कि भाया मीडिया से उन पर दबाव बनवा करके और बीमा भारती के लिए, जिसको उन्होंने पराजित किया था पूर्णिया में, समर्थन उनसे दिलवा लिया।
तो ये एक तरह से रणनीतिक सफलता कही जाएगी तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद की, कि पप्पू यादव का इतना विरोध होते हुए भी समर्थन उन्होंने हासिल कर लिया वहाँ अपने उम्मीदवार के लिए। ये एक कूटनीतिक जीत है राजद की, और ये बहुत मदद करेगी बीमा भारती को। बिल्कुल, बीमा भारती को पप्पू यादव का समर्थन बहुत मदद मिलेगा। शंकर सिंह कितना फैक्टर हो सकते हैं रुपौली में, खास करके क्या बीमा भारती जिस तरीके से 2000 के बाद लगातार चुनाव जीतती रही? देखिए, शंकर सिंह उस इलाके में पहले से भी राजनीति में रहे हैं और पिछले चुनाव में तो वो अच्छा वोट भी ले आए थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, दूसरे नंबर पर थे वो। तो शंकर सिंह पहले लोजपा में थे और एनडीए से जब उनको टिकट, उनकी उम्मीद थी कि एनडीए से उनको टिकट मिले, टिकट नहीं मिला तब वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो अगर शंकर सिंह वोट काटेंगे तो वो एनडीए का वोट काटेंगे, अगर शंकर सिंह को जो कुछ भी वोट मिलना है तो वो एनडीए का वोट उनको मिलेगा। तो इस तरह से वो वोट कटवा की तरह वो खड़े हो गए हैं। असल में एनडीए का तो प्रत्याशी कलाधर मंडल है, तो कलाधर मंडल माने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के माने संयुक्त रूप से जो भी वोटर उनको वोट करेंगे तो कलाधर मंडल को करेंगे। शंकर सिंह की अपना एक वहाँ पर कद जरूर है और उनके अपने वोटर भी हैं, लेकिन चूंकि पार्टी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया है और वो निर्दलीय खड़े हैं, और इधर पप्पू यादव, आरजेडी, भाकपा माले, कांग्रेस तमाम पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। बीमा भारती उस इलाके से जीतती रही हैं और ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव में मामले अलग अलग होते हैं। लोकसभा में तो बीमा भारती उस इलाके से जीतती रही हैं, उस क्षेत्र से, तो बीमा भारती की स्थिति मजबूत दिख रही है। शंकर सिंह कुछ वोट जरूर काट लेंगे, लेकिन वो वोट काटेंगे वो एनडीए के काटेंगे। मतलब क्या एनडीए ने कलाधर मंडल को टिकट देकर गलती कर दी शंकर सिंह? देखिए, ये कलाधर मंडल को टिकट दिया गया जदयू की एक नेत्री लेसी सिंह, उनके कहने पर, वो उनके करीबी हैं, और बीमा भारती और लेसी सिंह की अदावत बहुत पुरानी है और एक दूसरे में अपने कद को दिखाने की होड़ है, और उसी को चलते ये कलाधर, उनकी पत्नी मुखिया हैं उस इलाके में, और एक जनाधार उन्होंने देखा होगा कि माने उनको अगर कोई चैलेंज कर सकता है बीमा भारती को तो कलाधर ही कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको टिकट दिलवा दिया। लेकिन ये गलत फैसला कहा जा सकता है, पार्टी ने कैंडिडेट का चुनाव ठीक से नहीं किया। बिल्कुल, एनडीए की तरफ से कैंडिडेट का चुनाव सही से नहीं किया गया है। जिस तरीके से मौजूदा हालात है रुपौली में, अब देखना होगा कल किन के पक्ष में मतदान होता है, जनता किन पर विश्वास करती है, या फिर कितने वोटों से किन को जिताने का काम करती है। तमाम तरह के कयासों के बीच में आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।